कि गांव वाले गांव में आने से पहले बलदेव राम जी के समाचार सुन करके दूसरे गांव तक चले जाते थे और उनको कहते थे कि आप हमारे गांव में मत आओ और गांव के जागीरदार के गुंडे आपको मार देंगे, बंदूक लिए खड़े। फिर भी बलदेव राम जी रुकते नहीं कि मेरी चिंता तुम मत करो, मेरी चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। और इस प्रकार बलदेव राम जी गांव में आते तो मीटिंग में लोग इकट्ठे नहीं होते थे। मेरे दादाजी बताते थे कि बलदेव राम जी की मीटिंग में भाषण सुनना अपराध था उस जमाने में। तो जो मीटिंग लेते थे तो लोग यूं ही बैठे बैठे सुनते थे, सामने जाके कोई नहीं बैठता, न तो कोई दरी बिछाता था न कोई पीने के पानी लाता था उनके लिए। अगर पीने का पानी लाए तो पेशी पड़ जाती थी रावड़े में, और दरी कौन बिछाए उनके लिए। तो कहते हैं कि यूं बैठे बैठे सुनते थे, जैसे वो सुन ही नहीं रहे, यूं ही बैठे हैं, कोई दूसरा काम कर रहे हैं। और पूछते तुम भाषण नहीं साहब, मैं तो यूं ही बैठा था पीछे, उधर देख रहा था, उधर मैंने देखा ही नहीं वो आए। तो मतलब इस प्रकार लोग उनको सुनते थे। इतनी बड़ी कठिन परिस्थितियां थी, फिर भी वो गांव गांव घूमते थे पूरे मारवाड़ में। उनको उनके दो काम थे, सरकार की तरफ से भी था कि इनको समझाना है भाई जनता को कि जो डाकू है गुंडे हैं उनके बारे में मुझे सूचना दो, डाकुओं का उन्मूलन उनका मुख्य कार्य था, सरकारी काम भी था। साथ साथ शिक्षा और जन जागरण, कुरीतियों के बारे में बड़े जमकर बलदेव राम जी ने मेहनत की। गांव में उस समय कला जत्थे आते थे, गीत गा करके समझाते थे लोगों को मृत्यु बोझ के इनके बाबत। और लोग कहते थे कि बलदेव राम जी ने कहा, फिर भी उनकी बात भी वो लोग नहीं मान पाए कुरीतियों के मामले में। बहुत बड़ा कद था उनका। कुछ लोग तो कहते हैं उन्होंने ऐसा कहा ही नहीं, लोग झूठी बातें कर रहे हैं उनके। वो बलदेव राम जी मृत्यु बोझ की मना थोड़ी करते थे, हालांकि उन्होंने खूब इसके लिए प्रयास किए थे। शिक्षा का निजीकरण, हाँ ठीक है। हाँ, रामकिशोर जी कह रहे हैं फिडोद में शिक्षा का श्रेय दादूपंती रघुनाथ दास जी को जाता है। एक और बता दूं मैं कि शिक्षा का जो अपने शेखावाटी और हरियाणा तक का इलाका है और लगभग नागौर में कुछ श्रेय आर्य समाजियों को ज़्यादा जाता है शिक्षा के लिए। इन लोगों ने मेहनत की, हालांकि वो एक पाखंड और अंधविश्वास में भी धकेल गए हमें। सर छोटूराम भी आर्य समाज से प्रभावित हो गए थे, बलदेव राम जी भी थोड़ा बहुत हो गए थे, और मूलचंद जी आर्य, तो हमारे मूलचंद जी आर्य ही थे। और जिन जहाँ जहाँ लोग प्रभावित हुआ, एजुकेशन तो बढ़ा, परंतु उन्होंने जने उदाहरण करना, वो उम्र वो शुद्धिकरण हिंदू बनाना वैसा कुछ किया, उससे अंधविश्वास, वो दयानंद का काम था। बाद में सर छोटूराम ने भी इनकार कर दिया, भगत सिंह ने भी इनकार कर दिया आर्य समाज को, सभी लोगों ने आर्य समाज को इनकार किया बाद में, क्योंकि उनको पता चल गया कि ये पाखंड भी फैला था। बाकी एजुकेशन में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, सबसे ज़्यादा योगदान है। अगर शेखावाटी का जो ज़्यादा एजुकेशन हम देख रहे हैं उसका श्रेय आर्य समाज को जाता है पूरा ही। केशवानंद जी वगैरह जो थे, या हरियाणा में जो एजुकेशन देखते हैं उसका भी श्रेय आर्य समाज को जाता है। तो एजुकेशन में आर्य समाज को हम भूल नहीं सकते, उन्होंने काम किया है इस मामले में काफ़ी। और हमारे मूलचंद जी आर्य थे नागौर में, किसान छात्रावास उन्हीं की देन मानी जाती है, नागौर की किसान छात्रावास। हाँ क्या है निजीकरण, हाँ निजीकरण की सुन रहे हैं सर, कई बातें हैं। मैं थोड़ा मारवाड़ की जो शिक्षा का, मारवाड़ क्षेत्र में शिक्षा कैसे हुई और जन जागरण, इसके इतिहास में गरीबों के लिए बलदेव राम जी गरीबों के लिए क्या करते। बलदेव राम जी के पास गरीबी उन्मूलन का कोई कार्यक्रम नहीं था। बलदेव राम जी ने मारवाड़ टेंडेंसी एक्ट 1949 में करवा लिया था, और बाद में बलदेव राम जी हमारे जागीरदारों से संघर्ष करते करते मर गए थे। जिन मित्रों को पता नहीं उनको बता दूं कि पूरे मारवाड़ की जहाँ तक मुझे जानकारी है 95% जमीन राजपूतों की थी, 95% से ज़्यादा। कुछ जागीरें चारणों के पास थी, इक्का दुक्का यूं काफ़ी दर्जनों में हो सकती है वो, कुछ ब्राह्मणों के पास थी, और कुछ एक जागीरें राजपुरोहितों के पास थी। और मेरे हिसाब से पूरे मारवाड़ में जाटों के पास दो ही जागीर थी, एक तो कुचेरा के मिर्दाओं के पास, मिर्जास गांव था कुचेरा से थोड़ा हटके, और एक मेरे गांव के बाकरोद के मिर्दाओं के पास जागीर थी, डूडीवास गांव।
शायद इसके अलावा पूरे मारवाड़ में मैंने काफ़ी पूछा है, जाटों के पास 1 इंच भी ज़मीन नहीं थी, एक खेत नहीं था, बाड़ा नहीं था, घर नहीं था, रहने की कोई ज़मीन नहीं थी। जब जाट कोई मकान बनाने की बात करता था तो राज के कणवारी पूछते थे कि मकान के नीचे टाई है क्या, ले जाएगा कैसे, क्योंकि यहाँ तुम रहते हो तो करसा हो, तुम तो ज़मीन तो तुम्हारी है नहीं। कल को जागीरदार कहते कि भाई निकलो यहाँ से, तो निकलना पड़ेगा, तो फिर ये मकान यहीं पड़ा रहेगा तुम्हारा। इसके नीचे कोई पहिया है क्या जो तू इसको चला के ले जाएगा तेरे साथ। इसलिए हमारा कोई ठोर ठिकाना नहीं था, न कोई हमारी जमीन थी, रहने के मकान की जमीन हमारी नहीं थी। अब यार किसकी भूमिका है मुझे क्या पता, मैं क्या, ये जो जाखड़ा साहब पूछ रहे हैं किसकी भूमिका है इसको बनाने में, बलदेव राम मिर्दा कॉलेज नहीं, वीर तेजा जी का नाम करने में। सरकार ने घोषणा की है, सरकार ने आदेश किया है, तो ये तो सरकार की होगी, सरकार के आदेश के बिना तो कैसे हो रही है। हाँ, दबाव किसी ने बनाया, पूरी जनता ने बनाया, हनुमान जी ने बनाया, कितने लोगों ने बनाया, कैसा बना, या जनता के दबाव में, या इसलिए जनता को खुश करने के लिए उन्होंने नामकरण किया। ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातें मेरे सामने करने की क्या औचित्य है आपका। मैं बात किसी और विषय पर करना चाहता हूँ। तो देखो, इस ऐसी आपको डाबड़ा कांड भी सुना होगा, कई कांड हुए थे बलदेव राम जी को मारने के प्रयास के। ऐसी कठिन परिस्थितियों में जिन्होंने शिक्षा का जन जागरण किया, सर छोटू राम जी को बलदेव राम मिर्दा लेके आए थे 1943 में जोधपुर। इसलिए सर छोटू राम, वहाँ जागीरदारी का मामला नहीं था जहाँ सर छोटू राम रहते थे, और सर छोटू राम खेती करने वाली और मजदूर दोनों कौमों के हिमायती थे। खेती और मजदूरी करने वाले जो लोग थे उन दोनों के हिमायती थे, और उन दोनों की सबसे बड़ी समस्या वो बताते थे मंडी और फंडी। मंडी जो दुकानदार था गलत तोलता था, वाट तोलने के मापदंड अलग अलग थे, लेने के और दूसरे दो। जैसे खरीदते थे तो अलग बाट माप के पत्थर ला के रख दिए जाते थे, बेचने के अलग होते थे दुकानों पर। तरह तरह से ठगा जाता था किसानों को। तो सर छोटू राम कहते थे मंडी से सावचेत हो जा। और एक फंडी, फंडी उसको कहते जो पाखंड और अंधविश्वास फैलाते थे समाज में। पंडित, पुजारी, मुल्ले, मौलवी। फंडी दो प्रकार के थे सर छोटू राम की नज़र में, पंडे पुजारी भी थे और मुल्ले मौलवी भी थे। क्योंकि सर छोटू राम के साथ में पूरे पाकिस्तान के मुसलमान थे उस समय। जिन्ना को भी नहीं मानते थे तो सर छोटू राम को मानते थे। हाँ, जोधपुर में समझाते थे। तो इसलिए बलदेव राम जी सर छोटू राम को यहाँ लेके आए जोधपुर में और एक मीटिंग की। मुझे जो बुजुर्गों ने जो बातें बताई वो थोड़ी सी बताते, शेयर कर लेता हूँ मामूली। कि कहते हैं कि उस मीटिंग में यहाँ से पता लगता कि फला गांव से कोई आदमी गया है, पैदल जाते थे सभी, जो भी गए थे और वहाँ से आए थे, वहाँ उन्होंने जब देखा कि जोधपुर दरबार है और बलदेव राम मिर्दा और सर छोटू राम तीनों की कुर्सियां लगी हुई थी, बराबर बराबर की कुर्सियों पर वो लोग बैठे थे। तो बराबर की कुर्सियों पर जब दरबार के बराबर गांव के किसान को, जाट को बैठा देखा, तो लोग कहते हैं कि हमारे यूं अंदर बात समा नहीं रही थी। क्योंकि गांव के जागीरदार के आदमी से इतना डरते थे कि उसके पैरों में देखते थे, सामने नहीं देख पाते थे। दरबार के बराबर बैठ गए तो उनको भराया था, आंखें भराई थी, आंखों में आंसू आ गए और वो बोलने की स्थिति में नहीं रहेगी। क्या हो रहा है, क्या ऐसा हो सकता है। और जब यहाँ आकर के लोगों ने उनके घर जाके पूछा कि आप जोधपुर जाके आए हो, क्या देखा, क्या हुई मत। दरबार के बराबर बैठे थे बलदेव राम जी और सर छोटू राम, दरबार बाब जी के बराबर कुर्सियों पर। अब लोगों को विश्वास नहीं होता जैसी बात कर रहे थे वो। और कहते हैं कि इतना यहाँ ये भी कहते थे कि मान को इतो भेड़ हुई, इतने आदमी इकट्ठे हुए कि पानी पीने को नहीं मिला वहाँ जोधपुर में, जहाँ वो मीटिंग थी सर छोटू राम और बलदेव राम मिर्दा की।
और दरबार भी चाहते थे कि किसानों को जागृत किया जाए इन जागीरदारों के खिलाफ, क्योंकि जागीरदार दरबार से अलग बगावत कर रहे थे उस जमाने में। तो दरबार का और जो ये सर छोटू राम का और बलदेव राम का गठजोड़ कुछ इस प्रकार था। तो और तो मुझे लगता नहीं है कि कोई ऐसी, हाँ ठीक है, सत्य प्रतीत होती है, जैसा मैंने सुना है वैसी कर रहा हूँ मैं। तो कितनी सत्य है, सुनता रहता था, पूछता रहता था, बात होती रहती थी। बताते थे कि सबसे ज़्यादा दुखी, मेरे जो बुजुर्ग बताते थे कि ये खेती करने वाले लोग सबसे ज़्यादा दुखी थे यहाँ पर, क्योंकि किसान के अलावा जो एवड़ चराते थे उनकी भी ज़्यादा ठाकुर की जोर नहीं था। जागीरदार का जुल्म सबसे ज़्यादा खेती करने वालों पर था। इसीलिए बलदेव राम मिर्जा ने जागीरदारों के खिलाफ इतना संघर्ष किया था। और कहते हैं कि सारी जातियां सूखी थी जाके खेती करने वालों के बजाय। सबसे ज़्यादा शोषण इनका होता था कि इनके साथ छुआछूत नहीं थी, इसलिए शोषण ज़्यादा होता था। बाकी लोगों को इतना शोषण भी नहीं हो पाता था। तो बहुत ज़्यादा परेशानियों से गुजरे हैं वो लोग, और धन्य हैं। एक बार मैं उनको वापस याद करता हूँ, लॉर्ड मेकाले, सर छोटू राम, ज्योतिबा फूले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बलदेव राम मिर्जा, कुंभाराम जी आर्य। बलदेव राम जी के जाने के बाद हमें जो ज़मीन दिलवाने की बड़ी पैरवी की वो सर कुंभाराम जी आर्य ने की। राजस्थान का जो टेनेंसी एक्ट लागू करवाया वो सबसे ज़्यादा भूमिका कुंभाराम जी आर्य की है, क्योंकि बलदेव राम जी उस समय हमारे बीच में नहीं रहते। और भी कई बातें हैं, आप आश्चर्यजनक अचंभा करोगे। मैं और भी इस विषय पर कभी बातें करूंगा, शायद टाइम काफ़ी हो गया होगा जहाँ तक मैं समझता हूँ, 1 मिनट में। ठीक है मित्रों, पर्याप्त है। धन्यवाद, आप सब लोगों ने शांति से और बड़े इत्मीनान से सुना। आशा है आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। धन्यवाद। एक बार फिर मैं आप सबको प्रणाम करते हुए, राम राम करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। शेयर करना नहीं भूलें।